नमस्कार, आज हमारा दूसरा दिन है और मेरा नाम पलक अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, RCI लाइसेंस्ड। मैं विमेंस हॉस्पिटल में काम करती हूँ और हमारा मोटिव है, हमारी पहल है कि हम जितने भी लोग हैं उनको अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें, उनको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करवा सकें और सही ट्रीटमेंट की तरफ गाइड कर सकें। तो आज जिन चीज़ों पे हम बात करेंगे वो है स्ट्रेस और कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। स्ट्रेस हमारे जीवन में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। हमें कई बार पता नहीं होता, हम काफ़ी कारणों से स्ट्रेस्ड होते हैं, पर क्योंकि हमारे को नॉलेज नहीं होती कि स्ट्रेस भी एक ऐसा कारण हो सकता है जो बीमारी की तरफ ले जाए, इसलिए हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते और उसको लंबे समय तक इग्नोर करते जाते हैं, जब तक वो स्थिति इतनी ना बुरी हो जाए कि हमें सच में एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। तो मेंटल हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी तक नहीं जोड़ा गया है, जैसे कि मैंने कल बात की थी। हमारा गोल होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए वेलनेस भी। कई बारी मेंटल हेल्थ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि किसी को कोई बीमारी नहीं है, बीमारी जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है। कुछ होता है जिंदगी के नॉर्मल अप एंड डाउन, जिससे वो व्यक्ति झेल रहा है, डील कर रहा है, पर अच्छे से काम कर पा रहा है, अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसका मन खुश रहे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, जीवन वो अच्छे से जी पाए। ये सारे फैक्टर्स उसको हेल्प करते हैं अपने लाइफ को अच्छे से लीड करने में। दूसरा आता है स्ट्रेस, रोज़मर्रा की छोटी छोटी टेंशन जो कि कंटिन्यूसली ऑन गोइंग है, हमारे डेली हैसल जिनको हम बोलते हैं, जिस तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है या कोई रिलेशनशिप के इश्यूज हो सकते हैं, छोटे डेली ऐसी चीज़ें हमारे को स्ट्रेस देती जाती है। भले ही हमें कोई बीमारी ना हो, हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो बोले सब ठीक है, पर हमें पता है अंदर से कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर आता है हमारे एक्टिव मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं। तो वो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक डॉक्टर, एक प्रोफेशनल ऑफिशियली डायग्नोज करता है और उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कब, किस समय एक डॉक्टर या एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। क्या हम तब जाएं जब हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पर मुझे महसूस हो रहा है? क्या हम तब जाएं जब हमें लगे बीमारी के लक्षण सब नोटिस कर पा रहे हैं? तो किसी को भी थेरेपी, काउंसलिंग लेने के लिए कोई ऐसे सही टाइम की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है कि अब मुझे जाना चाहिए या अब मुझे नहीं। जब आपको महसूस हो कि हाँ मैं कोई ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे एक ऐसी स्पेस मिले जहाँ पे मैं जज ना हूँ, जहाँ पे मैं अपनी बात बिना झिझक, बिना ऐसा महसूस किए कि सामने वाला उसको कैसे लेगा, खुल के अपनी बात कह सकूँ, वही सही समय है आपको एक काउंसलर या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का। थोड़ा सा समझेंगे कि आज की स्थिति, आज के तारीख में मेंटल हेल्थ के इश्यूज कैसे कैसे हमारे भारत देश में बढ़ते जा रहे हैं, और इसके लिए मैं आप सबसे एक स्लाइड शेयर करना चाहूँगी। अब ये स्लाइड लगा, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 8 लाख सुसाइड हो रहे हैं हर साल, यानी कि एक व्यक्ति हर 40 सेकेंड में सुसाइड कर रहा है। 56 मिलियन लोगों को डिप्रेशन, 38 मिलियन लोगों को एंजाइटी और 14% लोगों को हमारी पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन में से मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इस समय के साथ साथ इतनी बढ़ती जा रही है कि इन सब का ट्रीटमेंट अनिवार्य हो गया है। पर क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि ये सब बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये क्या है, क्यों है, उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आधी बीमारियां अनडायग्नोज्ड या अंडर डायग्नोज होके कभी उभर के पता ही नहीं चलती और वो धीरे धीरे व्यक्ति को समय के साथ साथ उसकी कंडीशन भी डिटोरिएट करती जाती है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेस क्या रोल प्ले करता है और ये स्ट्रेस है क्या, थोड़ा समझेंगे कि स्ट्रेस जो होता है वो एक ऐसी घटना होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मेरी जितनी कैपेसिटी है झेलने की और जितनी एक सिचुएशन या एक घटना रिक्वायर करती है कि मुझे झेलना ऐसे ऐसे चाहिए, उसमें बहुत अंतर हो जाता है।
स्ट्रेस जब किसी को होता है तो वो झेल इतना सकता है और डिमांड सिचुएशन की इतनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में फर्क कितना है। डिमांड इतनी ज़्यादा है और अभी मेरी कैपेसिटी झेलने की इतनी ही है। धीरे 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 ये पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस कराती है कि अब मैं अपना बैलेंस या मैं अपना संतुलन समय के साथ साथ लूज करता जा रहा हूँ। जो मेरा एक कंट्रोल था अपने लाइफ पे, अपने सिचुएशन पे, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। मेरे मूड पे प्रभाव पड़ता है, मेरे व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है, मेरे भाव पे प्रभाव पड़ता है और मेरे विचार भी उन पे भी असर आता है। वो अधिकतर नेगेटिव होने लगते हैं या नकारात्मक होने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मेरा जीवन था अब वहां से हटके दिक्कतों भरा और प्रॉब्लम भरा जीवन ही समय के साथ साथ आता जा रहा है। तो ये स्ट्रेस जो है, इस तरह के स्ट्रेस में बहुत ज़रूरी है कि आप सही हेल्प, सही गाइडेंस एक प्रोफेशनल के पास जाके ज़रूर लें। अब समझेंगे स्ट्रेस कर्व क्या है, जिसके लिए मैं दोबारा एक आपसे स्लाइड शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है वो एक कर्व की तरह है। अगर हम इसको थोड़ा समझें तो थोड़ा स्ट्रेस अगर ना हो जीवन में तो हमारा बोर्डम हो जाता है, यानी कि हम बोर होने लगते हैं। हमें पता नहीं होता है कि जीवन किधर जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, जीवन किस तरफ जा रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती। जैसे कि यहाँ से आने के पहले मुझे स्ट्रेस था थोड़ा कि कैसे मैं बोलूँगी, कैसे मैं परफॉर्म करूँगी, लोगों को पसंद आएगा या नहीं, क्या होगा। एक पेट में गुड़गुड़ाहट सी और एक बटरफ्लाई जो बोलते हैं वो भी पेट में ऐसे महसूस हो रही थी, थोड़ी घबराहट भी थी। तो ये स्ट्रेस जो होता है इसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस, सकारात्मक स्ट्रेस, जो थोड़ा सा जीवन में ज़रूरी है। जब कोई बच्चा पेपर देने जाए या जब आप सब यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, आपको कभी कभार इतनी हार्श कंडीशन में काम करना होता है, स्ट्रेस होता है कि मैं कैसा परफॉर्म करूँगा, मैं कैसे काम करूँगा। वो स्ट्रेस ज़रूरी है क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से आपको मदद करता है करने में। पर कभी कभार ये स्ट्रेस जो है वो अपनी गति से धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और घटना चाहे कुछ हो ना हो पर स्ट्रेस कंटिन्यूअस रहता है। धीरे 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 वो स्ट्रेस हमारा इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे को हार्मफुल हो जाता है, हमारी फिजिकल हेल्थ पे यानी कि शारीरिक हेल्थ पे, और धीरे 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 हमारी मानसिक स्थिति भी है वो भी डिस्टर्ब होने लगती है। हमारा व्यवहार पे असर आने लगता है। जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ एक बोझ है और अब मुझसे चीज़ें नहीं होंगी। उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्ट्रेस यानी कि डिस्ट्रेस। तो हमें बहुत ज़रूरी है फ़र्क समझना कि यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस एक अच्छा स्ट्रेस है जो कि एक सिचुएशन में आता है और फिर जैसे ही वो सिचुएशन चली जाती है स्ट्रेस भी अपने आप ठीक हो जाता है। पर डिस्ट्रेस जो कि नेगेटिव स्ट्रेस है वो लंबे अरसे तक खिंचता है और वो लोगों को हार्म करता है। वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते, धीरे 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 उनकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ पे भी नेगेटिव असर पड़ने लगता है। अब काफ़ी बारी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सबको कि स्ट्रेस क्या है और एंजाइटी क्या है। कई बार लोग इन दोनों शब्द को एक साथ जोड़ देते हैं। तो क्या ये शब्द एक है या ये अलग अलग है? तो थोड़ा समझेंगे कि स्ट्रेस क्या है और एंजाइटी क्या है। जैसे मैंने बात की कि स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है या ऐसी घटना है जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट या आपके जो आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पे आपको कोप इतना करना है पर अभी आप जितना कोप कर पा रहे हैं वो इतना है। तो दोनों में बहुत अंतर है। ये आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लगे अब मेरा अपनी जीवन पे कंट्रोल नहीं रहा, अपनी जिंदगी की घटनाओं पे कंट्रोल नहीं रहा। अब पहले जैसे चीज़ें मैं सोच पाता था, समझ पाता था, चीज़ों को क्लियरली डिसीजन ले पाता था, वो सब अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं स्ट्रेस में हूँ। एंजाइटी जो होती है वो एक फियर, एक चिंता होती है जो कि स्ट्रेस की वजह से भी आ सकती है। कई बारी क्योंकि हमें स्ट्रेस हो रहा है इस वजह से हमें एंजाइटी भी हो सकती है। अब थोड़ी एंजाइटी जीवन में नेचुरल होती है। हम सबको अपने फ्यूचर के बारे में एंजाइटी होती है, हम आने वाले जीवन में क्या करेंगे उसको लेकर एंजाइटी होती है, कैसे हम अपना करियर बनाएं, कैसे हम अपने रिश्तों को सुधारें, कैसे हम अपना एक वेल बैलेंस जीवन जिए। इन सब चीज़ों को लेकर एंजाइटी होना एक आम बात है। पर कभी कभी ये एंजाइटी एक बीमारी में भी बदल जाती है। जब भले ही जीवन में घटना ठीक चल रही हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो,
पर मुझे कंटिन्यूअस एंजाइटी रह रही है। समय के साथ साथ वो एंजाइटी बढ़ती जा रही है। मेरे काम करने की क्षमताओं पे, मेरे शारीरिक हेल्थ पे और मेरे मानसिक हेल्थ पे, सब पे ये असर डालने लग गई है। तो मेरे स्वास्थ्य, मेरे काम करने की क्षमताओं, मेरे रिश्तों, सब पे अब ये एंजाइटी इतना असर डाल रही है कि मैं कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। जो टास्क मुझे रोजमर्रा के करने हैं वो भी मैं नहीं कर पा रहा। इन सब कारणों से आपका जो एंजाइटी का लेवल है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाता है, ड्यूरेशन भी इंक्रीज होता जाता है और फिर धीरे धीरे वो बीमारी में बदल जाता है। बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है कि उस समय आप एक प्रोफेशनल को जरूर कंसल्ट करें। थोड़ा समझेंगे कि स्ट्रेस हमारे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, हमारे इमोशनल यानी कि भाव स्थित स्वास्थ्य और रिश्तों पे कैसे कैसे असर डालता है। तो फिजिकल यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य पे सबसे पहला स्ट्रेस का रिएक्शन होता है एक घबराहट, एक पेट में दर्द, जकड़न महसूस करना, अपना दिल ऐसे जैसे जोरों से धड़क रहा है, कंटिन्यूअस ऐसा महसूस करना। कई बार कॉन्स्टिपेशन लोगों को होता है स्ट्रेस में, जब वो होते हैं पेट में अजीब सा दर्द, मरोड़ा सा। डायरिया की प्रॉब्लम भी आपको स्ट्रेस से हो सकती है। स्किन रैशेस जो होते हैं वो भी कई बार स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं। कई बार लोगों को देखा गया है, वुमेन में ये बहुत पाया जाता है, हेयर फॉल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। कुछ एक्ने की प्रॉब्लम यानी कि कुछ ब्लिस्टर्स आना, ये स्ट्रेस से हो रहे हैं। भूख ना लगना, नींद में उतार चढ़ाव, भूख में उतार चढ़ाव। कई बार स्ट्रेस में हम इमोशनल ईटिंग भी करते हैं यानी कि बहुत ज्यादा खाना, मीठा क्रेव करना। ये सब स्ट्रेस में हम शारीरिक तौर पे इन तरह के लक्षण महसूस करते हैं। अब आता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे। स्ट्रेस के अंदर सबसे पहले ये चीज होती है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, सही से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमें उस समय लगता है कि हमारा जो विचारों का, इतने सारे विचार एक समय एक टाइम पे चल रहे होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि क्या ये सही डिसीजन है या ये गलत डिसीजन है। तो इन कारणोंवश काफी बार आपको स्ट्रेस के वजह से आपकी मानसिक स्थिति पे भी असर पड़ता है। कई बार लोग स्ट्रेस को डिनाई कर देते हैं या ये बोलते हैं ये चीजें रियल ही नहीं है जो मेरे साथ हो रही हैं, ऐसा तो मेरे साथ हो नहीं सकता। वो एक और डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, वो एक और डेंजरस घटना हो जाती है, क्योंकि उस समय जब हम डिनाई कर देते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम सही ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं मोटिवेटेड होते। और समय के साथ साथ जब ये घटना और बढ़ती चली जाती है, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र पे असर डालती है और हमारे परिवार वालों पे भी असर डालती है। फिर आता है हमारे रिश्तों पे कैसे ये असर डालती है। कई बार स्ट्रेस में लोग अपने परिवार वालों पे चिल्लाना या अपने आसपास दोस्तों पे चिल्लाना, कई बार उन पे गुस्सा कर देना या उनसे एकदम कट के रहने लगना, अलग रहने लगना, आपसी रिश्तों पे असर डालना, बच्चों से डिस्टेंस हो जाना, पार्टनर से डिस्टेंस हो जाना, ये सब भी स्ट्रेस के अंदर होता है क्योंकि वो व्यक्ति परेशान है। दूसरा होता है कि कई बार लोग स्ट्रेस में इतना घबरा जाते हैं कि वो हर एक पे आसपास शक करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति हो या वो व्यक्ति हो, वो मेरे खिलाफ ही करेगा जो करेगा। उनको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता रहता है कि हमें खुद को डिफेंड करना है और वो डिफेंसिव मूड में इतना चले जाते हैं कि झगड़ा हर एक से मोड़ लेते हैं। ये सब हमारे साइंस है जो हमें समझने हैं ताकि हम एक व्यक्ति को मदद कर सके सही हेल्प पहुंचने तक। फिर आता है हमारा इमोशनल यानी कि भाव। स्ट्रेस हमारे भाव पे कैसे असर करता है। कई बार मूड स्विंग्स हो जाना, एक पल बहुत अच्छा लगना, अगले ही पल चिड़चिड़ाहट, घबराहट, नेगेटिव मूड हो जाना, एकदम अकेले से हो जाना, हमेशा ऐसा महसूस करना कि जो भी हो रहेगा जीवन अब ऐसा ही चलेगा, अब इसमें कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है, अब जो भी स्थिति होगी वो इसी प्रकार चलती रहेगी और मेरा जीवन भी ऐसे ही बीत जाएगा। ये सारे जो लक्षण होते हैं ये हमारे मूड या हमारे भाव पे असर डालते हैं। कई बार लोग इन सिचुएशन में भूलने भी लगते हैं, कंटिन्यूअस डर में रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, हर बार आके भूलते हैं जो भी घटना होगी जीवन में वो गलत ही है, उसका मतलब भी हमेशा गलत निकालते हैं। ये सारे लक्षण को हमें पहचानना है और समझना है कि ये व्यक्ति अभी स्ट्रेस में है,
हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, उसको सपोर्ट देकर, उसको ये महसूस करा के कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। सोशल सपोर्ट एक बहुत बहुत अनिवार्य चीज़ है जो एक इंसान को हिम्मत देता है उसके मुश्किल वक्त में कि हम उसके साथ खड़े हैं और वो उससे झेल सकता है। थोड़ा समझेंगे, अक्सर यूनिफॉर्म फोर्सेस में देखा गया है दो तरह के स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट या और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब एकदम से कोई घटना आई, अभी जीवन एकदम स्मूथ चल रहा था, अब ऐसी घटना आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे कुछ ऐसा घट गया और अब मैं उससे डील नहीं कर पा रहा। क्रॉनिक का मतलब है भले ही कुछ मेजर नहीं हुआ, कुछ बड़ी बात नहीं है, पर मेरा कंटिन्यूस स्ट्रेस चलता जा रहा है। वो कभी मेरे रिश्तों की वजह से आ सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, कई बारी मैं अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा, उस तरह का स्ट्रेस हो सकता है। कई बारी मैं अपनी पर्सनालिटी से ही खुश नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी में ग्रोथ नहीं है, मैं अपने ओवरऑल जीवन से ही खुश नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो भी एक तरह का क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, और एक्यूट स्ट्रेस जो होता है वो एकदम से आने वाला, एकदम से घटना जो घट जाए, उस तरह का स्ट्रेस होता है। तो एक्यूट स्ट्रेस यानी कि एकदम से घटने वाला स्ट्रेस किस प्रकार का होता है, एक मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स में उसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहला आता है एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट का मतलब है कुछ जैसे कि आप सबका जॉब है, ऐसे हार्श कंडीशन में रहना, हार्श वेदर में रहना, फिर वहाँ वॉर जोन में जाना, आप सब फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टीम होते हैं, तो कई बारी वहाँ पे इतनी डेथ देखना, सेपरेशन देखना, लॉस देखना, कॉन्स्टेंटली उसमें ऐसा फील होता है कि जीवन अभी था और अब अगले ही क्षण जीवन एकदम अलग हो गया है। पहले मेरे साथ मेरा सहपाठी जो था, वो मेरे साथ जो काम करता था, हम इतने क्लोज थे, अगले ही पल वो मुझसे बिछड़ गया या मुझसे अलग है। तो ये तरह का स्ट्रेस एक्यूट होता है, यानी कि ये बहुत एकदम से अचानक से आया हुआ, एकदम बिना कोई वार्निंग के आया हुआ, अचानक से घटने वाली स्थिति पैदा कर दी और बहुत स्ट्रांग आया हुआ। इससे मेरे मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है, भले ही मैं उसके बारे में बात ना कर पाऊँ, कुछ कह ना पाऊँ, पर अंदर ही अंदर मुझे वो सफ़र कराता है। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह के स्ट्रेस को भी आइडेंटिफाई करना। दूसरा आता है इंजरी। कई बारी हमने देखा है, क्योंकि हम हार्श कंडीशन में रहते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टीम है, वॉर जोन में पोस्टिंग होती है, तो इंजरी या लॉस भी बहुत कॉमनली देखना पड़ता है, वो चाहे अपना हो, अपने आसपास वाले लोगों का हो या दूसरे लोगों का हो। पर कहीं ना कहीं हम सबको ये समझना है कि हम सब इमोशनल बीइंग है, हम सबके अंदर भाव है और वो हमारे मन पे असर डालते हैं। वो हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि मैं क्यों उसकी मदद नहीं कर पाया, या मैं क्यों खुद को बचा नहीं पाया, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और ये इमोशन बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि वो हमारे धीरे धीरे जीवन पे असर डालते हैं, हमारे काम करने की क्षमता पे असर डालते हैं और हमारे मूड को भी वो इफेक्ट करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये एक्यूट स्ट्रेस को लाइटली ना लें। यूनिफॉर्म फोर्सेस में तो देखा गया है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसका नाम है, जहाँ पे लोगों को कई बार नाइटमेयर, फ्लैशबैक, एकदम से अभी वो बैठे हैं और अचानक से उनको वो पुराना जो घटा उस चीज़ का याद आना और उस वजह से उनका मूड चेंज होना, बहुत रोना आना, किसी से कुछ ना कह पाना, अकेले अकेले कट के रहना, ये सारे लक्षण हैं जो कई बारी एक्यूट स्ट्रेस के वजह से हो जाते हैं और इनको पहचानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है ताकि हम सही मदद उनको दे सकें। क्रॉनिक स्ट्रेस में आ जाता है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब है कि स्ट्रेस बढ़ते इतना चला गया है कि अब मेरी उसे झेलने की, उसे बर्दाश्त करने की, वो चाहे मेरे मानसिक तौर पे हो या मेरे शारीरिक तौर पे हो, कैपेसिटी खत्म हो गई है समय के साथ। अब मैं इतना एग्जॉस्टेड हूँ, इतना थक चुका हूँ, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ और अब मैं इसको नहीं झेल सकता। उस स्थिति में कई लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके शरीर पे भी इतना असर आने लगता है। यानी कि ये अब मानसिक तक नहीं सीमित है, अब उनके शरीर पे भी ये लक्षण आप देख सकते हैं और अब उनकी कैपेसिटी जो है एक स्ट्रेस से डील करने वाली, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ये बर्नआउट जो है वो बहुत लंबे स्ट्रेस,
जब स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक खिंचता चला जाता है और वो कम नहीं हो पाता, उस स्टेज पे आता है और इंसान को इमोशनली और मेंटली ड्रेन कर देता है। यानी कि अब वो व्यक्ति कुछ और से नहीं झेल सकता, अब उसके लिए छोटी से भी छोटी बात एक बहुत बड़ा टास्क होगी, एक बहुत बड़ा कारण होगी स्ट्रेस का। उस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है हम उनके लक्षणों को समझें, कैसा वो व्यक्ति महसूस कर रहा है उसको समझें, और दोबारा मैं कह रही हूँ उसको सही ट्रीटमेंट दे पाए। तो 3 मेजर की फैक्टर होते हैं बर्नआउट के। बर्नआउट में आप देखेंगे कि वो व्यक्ति इतना स्ट्रेस में है कि अब वो धीरे धीरे जो आप उसको टास्क दे परफॉर्म करने के लिए अपने जॉब पे, अपने घर पे, छोटे छोटे टास्क भी अब उससे नहीं हो रहे हैं। वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसकी पर्सनल स्किल्स या प्रोडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी मतलब कैसा मैं परफॉर्म कर रही हूँ अपने काम पे, कैसे मैं अपने ग्रोथ कर पा रही हूँ, वो सब अब खत्म होती जा रही है। छोटी छोटी चीजें भी अब उसको चिड़चिड़ाहट, गुस्सा दे रही हैं, उसको छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े लग रहे हैं और वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। फिर आता है इमोशनल एग्जॉशन, मतलब अब उसमें मोटिवेशन या फिर एनर्जी ही नहीं बची है कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने की। आप उसको कुछ बोलेंगे तो वो बोलेगा कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास एनर्जी ही नहीं है काम करने की, या मेरे पास मोटिवेशन ही नहीं है। बहुत ज़रूरी है तब उससे पूछना कि क्या बात है, क्या तुम कुछ गो थ्रू कर रहे हो, किन कारणों वर्ष तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। उसी समय वो व्यक्ति शायद आपको खुल के बता पाए कि हाँ मैं इन स्थिति से बहुत लंबे अरसे से डील कर रहा हूँ और अब इन कारणों से मुझसे नहीं हो पा रहा है। कई बार आप देखेंगे कि लोगों को डिटैचमेंट सा महसूस होने लग गया है। काम आप देंगे, वो भले कोशिश करे करने की पर उनसे ठीक से नहीं हुआ, आप उन पे गुस्सा करें बट उनका कोई रिएक्शन ना मिले, या वो कोई भाव एक्सप्रेस ना करे, ना गुस्सा ना दुख, या ना ऐसी कोई चिंता कि मेरी जॉब चली जाएगी या कुछ हो जाएगा, वो डिटैच्ड हो गए। तो क्या ये डिटैचमेंट का कारण सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते? हो सकता है बहुत लंबे समय से वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा उनके जीवन में आ चुका है कि अब उनको बर्नआउट हो गया है, अब वो उस सिचुएशन से डील ही नहीं कर सकते, अब उनमें कैपेसिटी ही खत्म हो गई और इस वजह से उनको एक डिटैचमेंट सी महसूस हो रही है, जिसको हमें जरूरी है पहचानना। किन कारणवश ये बर्नआउट या स्ट्रेस होता है थोड़ा समझेंगे, स्पेशली हमारे यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस में। तो जैसे मैंने बोला कि हाई कैजुअलिटी से एक्सपोजर होना, हम एज अ सिविलियन टीवी पे ये चीजें देखते हैं और ये किसी के मन पे टीवी के द्वारा असर कर सकती है। तो सोचिए कि कोई यूनिफॉर्म फोर्स में, वो तो अपने सामने ऐसी घटनाएं देख रहा है, उस पे कितना गहरा असर होता होगा। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ चेक सब पे, स्पेशली यूनिफॉर्म फोर्सेस में बहुत जरूरी है, क्योंकि टीवी पे और दूर से हुई हुई चीजों से देखने में वर्सेस मैं सामने में कोई चीज देखूं, सामने में मेरे साथ कोई चीज इतनी ज्यादा ट्रॉमेटिक घट गई, उसका प्रभाव हमेशा ही बहुत ज्यादा होता है, बहुत इंटेंस होता है और ड्यूरेशन यानी कि बहुत लंबे समय तक होता है। तो मेंटल हेल्थ चेक इसीलिए उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, हमें उसी समय उसको रेफर करना चाहिए फॉर क्राइसिस काउंसलिंग। फिर होता है अनएक्सपेक्टेड मोबिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं। आज मैं कहीं पोस्टेड था, मैं वेल सेटल्ड था, मैं वहां पे मेरे दोस्त थे, फैमिली थी, अचानक से मेरी पोस्टिंग आ गई कोई और शहर में, कोई ऐसी जगह में जहाँ से मैं एडजस्टेड नहीं हूँ, जहाँ मैं जानता नहीं हूँ उस शहर को, वहाँ मैं जिस कल्चर से आया, मैं जहाँ पला बड़ा और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लोगों का तौर तरीका रहने का, घुलने मिलने का एकदम ही अलग है। तो ये कल्चर शॉक जो होता है या जो अनएक्सपेक्टेडली उनको कहीं से कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं हम किसी के भाव पे, किसी के मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालता है। जो चीज़ें अब एकदम एडजस्टेड थी, सेटल्ड थी, जहाँ से वो ऐसा फील कर रहा था कि हाँ अब ये मेरी जगह है, अब यहाँ पे मैं बिलोंग हूँ, और अब अचानक से उसे छोड़ के कोई नई जगह में जाना, वहाँ दूसरी बार उसको सेटल करना, नए लोगों से दोबारा मिलना, हर छोटी चीज़ भी उसके लिए उस पॉइंट पे एक एफर्ट होगी।
और उसको ऐसा लगेगा कि हाँ उस वक्त मेरे लिए मुश्किल हो रहा है एडजस्ट करना, क्योंकि मैं पहले ही एडजस्टेड था। अब दोबारा से रिश्ते बनाना, दोबारा से घर सेटल करना, दोबारा से परिवार से अलग होना, दोबारा से नए लोगों के साथ घुलना मिलना एक टास्क लगेगा। उस समय उसको हो सकता है पुरानी चीज़ों की याद आए, अकेलापन महसूस होए, लोनली फील करे। तो उसी समय हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि हम उसको एक सोशल सपोर्ट दे पाए, एक टेली काउंसलिंग के थ्रू कम से कम काउंसलिंग का प्रबंध कर पाए। फिर आता है पर्सनल टाइम। कई बारी जॉब प्रोफाइल ऐसा है या जॉब टास्क ऐसा है कि पर्सनल टाइम नहीं मिल पाता है। अपने लिए समय, अपने परिवार के लिए समय, अपनी मनपसंद चीज़ों को करने के लिए समय नहीं मिल पाता है। उन कारणवश भी लोगों को कई बारी बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस या बर्नआउट महसूस हो सकता है। थोड़ा समझेंगे कि बर्नआउट के लक्षण क्या है और हम कोई भी व्यक्ति उससे कैसे डील कर सकता है। सबसे पहले बर्नआउट का लक्षण आता है उसका वेट चेंज। या तो वेट बढ़ता जाएगा क्योंकि वो जितना खा रहा था उसमें अब स्ट्रेस के अंडर वो इमोशनल ईटिंग कर रहा है, या फिर एकदम वेट घटता चला जाएगा। ओवरऑल वेट समय के साथ साथ बढ़ना, वीकनेस होना, शरीर में जकड़न अकड़न का महसूस होना, थका थका कंटिन्यूसली लगना, स्वेटिंग होना बिना कोई कारण के, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में भी विटामिन की डेफिशिएंसीज वगैरह ये सब भी आ सकती हैं क्योंकि स्ट्रेस इतने लंबे समय तक रहा है। फिर कई बारी हेडेक होना, ऐसा महसूस करना कि मुझ में कहीं जाने की, कहीं चलने फिरने की भी शक्ति अब नहीं है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि दिल की धड़कन तेज हो जाना, कई बार ड्राई माउथ हो जाना, ये सब भी लक्षण होते हैं। जो कि स्ट्रेस या घबराहट लंबे समय तक चली हो तो इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। ये तो थे हमारे शारीरिक तौर पे कुछ लक्षण। अब समझते हैं मानसिक लक्षण क्या आते हैं। मानसिक लक्षण ऐसे आते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, अब मैं खुद की मदद नहीं कर सकता, दुनिया अपनी तरफ चलेगी पर मेरा जीवन जीने का अब कोई मकसद नहीं बचा, अब स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाएगा और मैं इससे डील नहीं कर सकता, और अब जीवन जीने में कोई पर्पस नहीं है, अब जीवन व्यर्थ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला फ्यूचर भी जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला मेरे साथ, और अब मुझे इसी तरह से अपना जीवन बिताना है। फिर उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि उसको लॉस ऑफ कंट्रोल महसूस हो, मतलब पहले जो चीज़ें मैं कर पा रहा था अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अब मैं वो नहीं कर सकता और अब मैं एकदम अपने परिवार पे डिपेंडेंट हूँ, अब मैं अपने परिवार पे पूरी तरह निर्भर हूँ। अब कोई मेरा ध्यान रख सकता है तो रखे, वरना मैं अब खुद की मदद नहीं कर सकता। जब इतनी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ती चलती जाती है वो हमारे शरीर पे, हमारे मानसिक स्थिति पे और हमारे रिश्तों पे भी असर डालती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब बातें जब कोई आपको बोले आप उनको सीरियसली लें, आप उनको बताएं कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो हमारे पास हेल्प अवेलेबल है और हम उसके लिए हमसे जो बल पड़ता है अपने बेस्ट पॉसिबल वे में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं ये थोड़ा समझेंगे। मैनेज में 3 कंपोनेंट बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपको स्लाइड के द्वारा डिस्कस करूंगी। सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है मिलाप एंड सहयोग। ये 2 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कमांड में टू रिड्यूस स्ट्रेस अमंग ट्रूप्स। फिर आता है मानसिक साहित्य हेल्पलाइन जो कि आर्मी ने इस्टेब्लिश किया था, एयरफोर्स ने इस्टेब्लिश किया था, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इस्टेब्लिश किया है एक प्रोफेशनल काउंसलर को जहां वो इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो उनको सही मदद दे पाए जो ज़रूरी है। फिर आता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। इस प्रकार की छोटी छोटी ट्रेनिंग, जैसे बीएसएफ ने ये वाला अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया है विमेंस के द्वारा, ऐसे ही और कई शहरों में, कई जगहों पे, कई पॉइंट्स पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रही है मेंटल हेल्थ के बारे में, ताकि वो उनको बता सके इसका महत्व, उनको समझा सके कि ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, और इसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है जैसे कि कोई शारीरिक दिक्कतों के लिए होता है। फिर आता है मिलिट्री साइकाइट्री ट्रीटमेंट सेंटर जो कि कई जगहों पे बन चुके हैं,
मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, पोर्ट ब्लेयर, गोवा एंड कारवार। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप हमारी सरकार ने लिया है। पर अब आता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे लिए हम अपने लेवल पे समझे थोड़ा, 3 कंपोनेंट बहुत जरूरी है। पहला आता है अवेयरनेस, एक्नॉलेज या एक्सेप्ट करना कि हाँ दिक्कत है, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में है, कोई भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ क्राइसिस में है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय ये सिम्टम को पहचानना, एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे ये दिक्कत है और मैं इसके लिए एक प्रोफेशनल के पास जा रहा हूँ। आप किसी भी लेमैन के पास जाएं, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है या उन्होंने इसके बारे में प्रोफेशनली काम नहीं किया या उनका प्रोफेशनल करियर नहीं है, वो आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड उतने अच्छे से नहीं कर सकते जितना कि आपको एक प्रोफेशनल कर सकता है। वो अपने नॉलेज से कुछ चीज़ें बता सकते हैं, कुछ नुस्खे, बट ज़रूरी नहीं जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही हो वो सामने वाले व्यक्ति के लिए भी काम कर रही हो। तो एक प्रोफेशनल हेल्प के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो प्रोफेशनल आपकी दिक्कतों को आपके नज़रिए से समझता है, उन चीज़ों को आपके पर्सपेक्टिव से में लाने के उस हिसाब से ट्रीटमेंट कस्टमाइज करके आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है बैलेंस। बैलेंस में ये समझना कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे स्ट्रेंथ हैं, जो मुझे मदद करते हैं स्ट्रेस में डील करने से। हो सकता है मेरा स्ट्रेस में डील करने का तरीका अलग हो, आपका एकदम अलग हो। हर व्यक्ति अपने हिसाब से स्ट्रेस को डील करता है। तो मेरा स्ट्रेस से डील करने का तरीका और आपके स्ट्रेस से डील करने का तरीका एकदम ही उसमें अंतर हो सकता है। अब बहुत ज़रूरी है उसमें ये समझना कि ये मेरे स्ट्रेंथ है और यहाँ ये एरिया है जिन पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन घटनाओं में, इन सिचुएशन में मैं अनहेल्दी स्ट्रैटेजी या अनहेल्दी कोपिंग स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ स्ट्रेस से डील करने का। और उनको समझना और उनको एक्नॉलेज करके एक बैलेंस देखना कि ये मेरे स्ट्रेंथ है और ये मेरे शॉर्टकमिंग्स है, कैसे मैं अपने शॉर्टकमिंग पे काम करूँ और कैसे मैं उस पे अपनी स्ट्रेंथ्स को आगे बढ़ाऊँ। तीसरा कंपोनेंट आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है क्या वो घटनाएं हैं, क्या वो सिचुएशन है अभी मेरे जीवन में जिस पे मेरा कंट्रोल है, जिस पे मैं एक्टिवली काम कर सकता हूँ कंट्रोल करने के लिए, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे घटनाएं हैं जो मुझे स्ट्रेस भी दे रही है पर मेरा उस पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि अभी ट्रैफिक पे मेरा कंट्रोल नहीं है, पर मेरे पास क्या कंट्रोल है कि मैं अपने समय से अपने टाइम लेकर, क्योंकि मैं जानती हूँ 2 घंटे का ट्रैफिक है, तो मैं अपने उस हिसाब से टाइम मैनेज करके चलूँ। ऐसे ही तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है, पर हर एक के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसपे उसका कंट्रोल रहता है, कुछ ऐसी घटनाएं जिसपे उसका कंट्रोल नहीं रहता। जिन चीज़ों पे कंट्रोल रहता है आप उस पर सीधा काम कर सकते हैं अपनी खुशी, अपनी वेलनेस को बढ़ाने के लिए। और वही आप अपने एक प्रोफेशनल काउंसलर या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें कि हाँ धीरे धीरे मैं एक प्लान डेवलप करता हूँ उन फैक्टर्स के ऊपर काम करने का जो मेरे कंट्रोल में है, बशर्ते कि वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है या कंट्रोल के बाहर है। इन सब चीज़ों के लिए कोपिंग स्ट्रैटेजी भी हम है जिसको बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोपिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आता है रेस्ट ब्रेक साइकिल। ये रेस्ट ब्रेक साइकिल क्या है? बहुत यूनिफॉर्म फोर्सेस में ना बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग जॉब होती है, कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है। कुछ इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपोजर हो जाता है कि थोड़ा अपने लिए टाइम चाहिए होता है, एक ब्रेक चाहिए होता है। और हमारे सोसाइटी में ब्रेक को लेकर बहुत स्टिग्मा है, यानी कि जो ब्रेक लेता है वो चीज़ें ठीक से नहीं कर पाता, या जो ब्रेक लेना एक गलत बात होती है। ब्रेक का मतलब है तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, ब्रेक का मतलब है कि तुम काम से ठीक से नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ब्रेक भी उतना ही ज़रूरी है या रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक काम करना ज़रूरी है। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना बहुत अनिवार्य है। अगर हम ब्रेक कंटिन्यूस लेते हैं तो वो हमारे को एक अपने मोटिव, अपने गोल से हटा देता है, और अगर हम कंटिन्यूस काम करते हैं तो जैसे मैंने आपसे बात की वो बर्नआउट की भी स्टेट में ले आता है। इसलिए ब्रेक और रेस्ट ब्रेक साइकिल में वर्क और ब्रेक
इन दोनों का ही बैलेंस होना चाहिए। अगर आप कुछ घंटे काम करें तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालिए जहाँ पे आप कुछ ऐसा कर पाएं जो चीज़ें करने में आपको मन लगता है। जैसे कुछ लोगों को रिक्रिएशन, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इन सब में मन लगता है। कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में मन लगता है, कोई फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, इस तरह का। कुछ लोगों को लिखने में मन लगता है, वो अपने भाव लिख कर प्रकट कर पाते हैं, पोइट्री लिखने में, शायरी लिखने में। कुछ ऐसी चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी है। वो हमें एक डिस्ट्रैक्शन देता है, हमें ऐसा महसूस कराता है कि चीज़ें बैलेंस में हो रही हैं, हमारे अच्छे पॉजिटिव इमोशंस को भी वो बढ़ाता है और एक फ्लाइट और फाइट मोड से बॉडी को रेस्टिंग मोड पे भी लाना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे शारीरिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे हो। फिर आता है पीयर सपोर्ट ग्रुप। पीयर सपोर्ट ग्रुप की बात हमने कल भी की थी। इसका ये मतलब है कि मैं और मेरे साथ जो मेरे कलीग हैं, जो बाकी यूनिफॉर्म ऑफिसर्स भी हैं, हम सब साथ बैठे कुछ एक्टिविटीज साथ में करें, वो चाहे टी पॉटली हो गया या लंच साथ में हो गया, और उस समय हम अपने इमोशन, अपने भाव के बारे में बात करें, अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करें इन अ नॉन जजमेंटल मैनर। इस नॉन जजमेंटल मैनर से मतलब है कि जब कोई अपनी बात कह रहा है तो मैं उसे सुन रही हूँ, उसे प्रोसेस कर रही हूँ, उसे तुरंत एडवाइस नहीं दे रही हूँ कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। सुनना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जितना कि उसको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। जब हम किसी को सुनते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो, हाँ, उसकी बात एक्नॉलेज हो रही है, उसकी बात सुनी जा रही है, और उसे ऐसा महसूस होता है, हाँ, जो कोई है जो मुझे सिर्फ एडवाइस नहीं दे रहा है पर मेरी बात को मेरे नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी कोई अपने भाव को एक्सप्रेस करे, कुछ बताए अपने बारे में, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको नॉन जजमेंटल मैनर में सुने, सिर्फ सुने, और उस क्या वो व्यक्ति कहना चाह रहा है, किस भाव से वो कहना चाह रहा है, उसको थोड़ा समझे। जब हम ये ग्रुप में करते हैं तो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है, उन सबको इमोशनल लेवल पे बहुत कनेक्टेड फील होता है। उनको ऐसा लगता है मेरे भाव जो हैं और सामने वाले व्यक्ति के जो भाव है उसमें बहुत तालमेल है, हम सब एक सिमिलर सिचुएशन में हैं, हम सब एक सिमिलर भाव से गुजर हैं, मैं कुछ एबनॉर्मल नहीं फील कर रहा हूँ, ये सब एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो मैं और सामने वाला व्यक्ति भी कभी भी अपने लाइफ ऑफ स्टेज पे महसूस कर सकता है। फिर आता है एसर्टिवनेस। एसर्टिवनेस का मतलब होता है, कई बार हम अपनी बात इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला हमारी बात नेगेटिवली लेगा या उसको गलत समझ लेगा। वो सामने वाले को ऐसे लगेगा कि हम उसको ब्लेम कर रहे हैं या हम उसे कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तो हम इसलिए खुद चुप रह जाते हैं, अपनी बात नहीं कहते और साइलेंटली यानी कि चुप रहकर हम सफ़र करते रहते हैं। स्पेशली जब हम आर्म फोर्सेस में होते हैं या यूनिफॉर्म फोर्सेस में होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कॉमनली देखी जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सीनियर से हम अपनी बात कहेंगे या कोई सुपरवाइजर से अपनी बात कहेंगे तो वो उसको ऑफेंस ना ले ले या वो उसको गलत वे में परसीव ना कर ले, वो उसको ऐसा ना देख ले कि हम उनके अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं। तो इसके लिए भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक होती है जिस तरह से हम अपनी बात कह सकते हैं। जैसे कि आई स्टेटमेंट का यूज करना। आई स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ही बात को दूसरी तरीके से कहना। पहले में मैं अपनी बात कह रही थी कि सर आपने ऐसा ऐसा नहीं किया, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी सुपरवाइजर सीनियर के लिए ऑफेंस है, एक उनकी पोजीशन को थ्रेटन करने वाली बात है। पर उसी समय अगर मैं ये कह दूं, सर मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि आपने अपनी तरफ से मेरे लिए अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पर मुझे इन कारणों से इन एरिया में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस एरिया पे थोड़ा और समय लेकर काम करना चाहूँगी। जब हम आई स्टेटमेंट यानी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है करके बोलते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हमने उसके पॉइंट को भी समझा पर हम अपना पॉइंट भी आगे रख रहे हैं। तो एक बैलेंस मिलता है, सामने वाले व्यक्ति को ब्लेम्ड या ऑफेंस नहीं फील होता है और वो हमारी बात भी सुनने के लिए एक रेडीनेस में आ जाता है और धीरे धीरे उससे रिलेशन भी बेहतर होते जाते हैं। तीसरा आता है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब है कई बार हम अपने गोल्स को बना तो लेते हैं पर उनको बहुत वेग बना लेते हैं। तो स्मार्ट गोल का मतलब होता है अपने गोल को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और टाइम लिमिटेड बनाइए। यानी कि एक गोल जो हमने बना लिया बट इस तरह से बना लिया कि वो हमारे लिए अचीवेबल ही नहीं है, इसीलिए उस गोल को रखिए बट उस गोल को थोड़ा
टाइम लिमिट कर दीजिए, उस गोल को ब्रेक कर दीजिए। मान लीजिए मुझे पता है मुझे कोई पेपर क्लियर करना है या मुझे कहीं अप्लाई करना है जॉब के लिए, अभी मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकूं, तो मैं सबसे पहले क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले मैं अपनी जॉब में कुछ समय के लिए अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ और नई नई जॉब, नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकती हूँ। कब तक मुझे ढूंढनी है ये अपॉर्चुनिटी? किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, किन लोगों से कनेक्ट करना है जो मुझे इस फील्ड के बारे में जानकारी दे सके। मुझे कुछ जीवन में बड़ा करना है, ये गोल अच्छा है पर ये वेग है। मुझे जीवन में एक सोल्जर बनना है, एक ऑफिसर बनना है, मुझे पैरामिलिट्री फोर्स में डालना है, ये क्लियर गोल है। अब मुझे कैसे जाना है, कितने समय में जाना है, क्या क्या तरीके अपनाने हैं, ये स्मार्ट गोल बोलते हैं। इस स्मार्ट गोल टेक्निक से हमें मदद मिलती है अपने गोल को नैरो करने में, उसको स्पेसिफिक बनाने में और उनको अचीव करने में भी हमारे लिए इजी हो जाता है, बशर्ते कि मैं कोई वेग गोल बनाऊं। लास्ट होता है थॉट डायरी। अपने विचारों को लिखना और जर्नल करना। लिखने से भी बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है, रिलैक्सेशन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में जो इतने तरह के विचार थे उसको मैंने पेपर पे लिख दिया और अब वो मेरे पेपर पे है और उसको मैं एक्सप्रेस कर पाया। तो ये थॉट डायरी हमें समझने में मदद करता है कि क्या क्या वो घटनाएं थी जिन्होंने मुझे स्ट्रेस दिया, मैंने उनको कैसे देखा, क्या मैं इन विचारों में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन या कुछ चेंज कर सकता हूँ। अपने जो अधिकतर नकारात्मक विचार हैं उनको थोड़ा ऐसे देख सकता हूँ जो मुझे पॉजिटिवली उसको देखने में मदद करे, उनको क्या सकारात्मक विचारों की तरफ ले जा सकता हूँ। जब हम लिखते हैं तो उससे बहुत फर्क होता है, बहुत बेनिफिट मिलता है, रिलैक्सेशन भी होता है और क्लैरिटी भी मिलती है। लास्ट आता है हमारे पास कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक। जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस में हमारी बॉडी फ्लाइट और फाइट मोड पे चली जाती है, हमारे बॉडी में एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारे को कई बारी कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, हेडेक होने लगता है, पेन और एक्स हो रहे होते हैं ऐसे जिनके पीछे कोई बायोलॉजिकल कारण नहीं होता है। तब हमारे को रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत मदद करता है। ये टेक्निक हमारे को अपने शारीरिक तौर पे अपने मसल्स को रिलैक्स करवाता है और मानसिक तौर पे हमारे माइंड को, हमारी थॉट्स को भी थोड़ा, जितनी वो आगे का या पीछे का सोच रही थी उसको काम डाउन करने में और प्रेजेंट पे यानी कि अभी वाले समय पे अटेंशन लाने में मदद करता है। लास्ट आता है जो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बट आता है थोड़ा बहुत वर्कआउट और थोड़ा आपका प्लेंटी ऑफ हेल्दी डाइट। हमें पता है कि जो हम खाते पीते हैं उस पे हमारा मूड पे भी असर होता है, बिहेवियर, मूड और हेल्थ तीनों पे असर होता है। तो बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस में हम इमोशनल ईटिंग कर देते हैं, कई बार जंक ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा जंक खाना या एकदम खाना छोड़ देना, दोनों ही बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। उस समय रिकग्नाइज करना कि नहीं, अभी का टाइम जंक खाने से मुझे और नुकसान ही देगा क्योंकि वो मुझे जंक की आदत लगा देगा। उस समय बहुत ज़रूरी है, भले ही थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना, थोड़ा सा एफर्टफुल होता है उस समय, पर एक स्टेप बैक लेना, हेल्दी खाने पे, ग्रीन्स पे शिफ्ट होना, बहुत सारा पानी पीना, लिक्विड्स रखना, बॉडी में फ्लूइड्स का होना बहुत ज़रूरी होता है और एक रेस्ट ब्रेक साइकिल को फॉलो करना जहाँ पे आपकी स्लीप ठीक हो, एपेटाइट भी मेंटेन्ड हो। धीरे धीरे फिर आप उस सिचुएशन से डील करने लग जाते हैं शारीरिक तौर पे, और मानसिक तौर पे आपको थोड़ी मदद मिल जाती है अगर आप किसी प्रोफेशनल हेल्प के पास जाएं। वो आपको थोड़ा और गाइड कर सकते हैं इन सारे प्रोसेसेस से कैसे डील करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। लास्ट आता है हमारा फिजिकल वर्कआउट। हमें पता है कि स्ट्रेस में हमारी बॉडी टेंशन में चली जाती है, मसल टेंशन बढ़ जाता है, हम खुद को ऐसे जकड़न अकड़न महसूस होती है, शरीर में थका थका लगता है। तो कुछ नहीं तो बस, अगर हमारे पास हैवी वर्कआउट भी नहीं हो पा रहा है, एक वॉक से शुरू करिए। एक वॉक भी टेम्पररी हमें डिस्ट्रैक्शन देता है, हमें ऐसा महसूस करने में मदद करवाता है जिसमें हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके। थोड़ा म्यूजिक लगा के हमने वॉक कर ली तो वो हमारे को जो इतनी थॉट्स हमारे आगे और फ्यूचर रिलेटेड या पास्ट रिलेटेड बारे में चल रही थी उसे थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट मोमेंट में आने में मदद करता है, और जितना भी स्ट्रेस था उससे एक समय तक का
हमारे को डिस्ट्रैक्शन भी मिलता है, एक डाइवर्जन भी मिलता है। लास्ट आता है हमारा प्रोफेशनल हेल्प या प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाना। ये सारी कुछ टेक्निक्स है, पर हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है स्ट्रेस से डील करने का। कई बारी ये सारी टेक्निक्स के बावजूद भी स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है और मैं उसे डील नहीं कर पाता हूँ। उसी समय बहुत ज़रूरी है आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं, ऐसे प्रोफेशनल के पास जाएं जो आपको थोड़ा मदद कर सके इस प्रोसेस से निकलने में, इस प्रोसेस से डील करने में। थेरेपी काउंसलिंग होता है एक स्पेस देना, एक ऐसी जगह आपके लिए क्रिएट करना जहां आप अपनी बात कह सकें। आपको ऐसा महसूस नहीं करना हो कि आपको स्ट्रांग बने रहना है या मजबूत बने रहना है। आप अपने भाव को बिना कोई फिल्टर या बिना कोई झिझक के एक्सप्रेस कर पाए। आप खुद के लिए ऐसा महसूस कर पाए कि नहीं, जो भी घटना आए, जो भी सिचुएशन आए, मैं अपनी बात, अब किसी को अपनी बात कह सकता हूँ, कोई मेरी बात मेरे नज़रिए से समझ सकता है। ये सारी चीज़ों को जब हम एक काउंसलर ध्यान में रखता है, वो फिर आपके हिसाब से आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए आपके लिए ट्रीटमेंट कस्टमाइज करता है। इसलिए ज़रूर एक प्रोफेशनल हेल्प के पास जाएं। एक प्रोफेशनल हेल्प के पास जाने में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वीक हैं या हम मजबूत नहीं रहे। ऐसा सोचने से जब हम एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं, हम अपनी ही सही तरह से मदद कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है एक प्रोफेशनल के पास जाना। ये सबसे बड़ा साइन है कि आप सच में बहुत बलवान और बहुत ब्रेव हैं, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम एक सही पर्सन के पास कह पाए। इसी नोट पे मैं अपनी टॉक को एंड करना चाहूँगी, और उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि कोई भी शब्द इनफ नहीं है मेरा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, मुझे आपको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आपने अपना कीमती समय, मैं समझती हूँ आपका समय बहुत कीमती है, आपने अपना कीमती समय ये प्रोग्राम देखने में दिया, और आप जिन कंडीशंस में हैं वहाँ से आप मेरा ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। मैं बहुत खुद को, ये मेरे लिए बहुत गर्व और शौर्य की बात है, और मैं बहुत डीपली ऑनर्ड हूँ आप सब आए। थैंक यू। आप हर दिन हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, और आपकी मेंटल हेल्थ हमारी भी प्रायोरिटी है। सो थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड एफर्ट। थैंक यू।